दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का चंबल आशन यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर से आज की बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। उससे पहले हम आपको बता दें, वीडियो को प्यार भरा लाइक जरूर करें और ताज़ा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आईफोन बनाने वाले प्लांट में उपद्रव से ताइवान की कंपनी को हुआ 437.40 करोड़ का नुकसान। ताइवान की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विस्टोन कॉर्पोरेशन ने कहा कि उसे कर्नाटक में कोलार जिले में स्थित उसके प्लांट में वेतन मुद्दे को लेकर कुछ कर्मचारियों के उपद्रव की वजह से 437.40 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कंपनी एप्पल के लिए आईफोन और अन्य कंपनियों के लिए आईटी प्रोडक्ट का निर्माण करती है। कोलार जिले में स्थित कंपनी के नरसपुरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में शनिवार को वेतन के मुद्दे को लेकर भड़के कर्मचारियों ने हिस्सा तोड़फोड़ और लूटपाट की थी। उपद्रवी कर्मचारियों ने इमारत, कीमती उपकरणों, मशीनों और उप कंप्यूटरों को नुकसान पहुंचाया। वेमागल पुलिस थाने में दर्ज कराई गई शिकायत में कंपनी के एग्जीक्यूटिव ट्रेडी प्रशांत ने कहा कि ऑफिस के उपकरण, मोबाइल फोन, प्रोडक्शन मशीनरी और संबंधित गैजेट को नुकसान हुआ है और इनकी लागत करीब 412.5 करोड़ रुपए है। इंफ्रास्ट्रक्चर को 10 करोड़ कार और गोल्फ कार्ट्स को हुए नुकसान की लागत 60 लाख रुपए है, जबकि 1.50 करोड़ की रुपए कीमत की स्मार्टफोन और अन्य गैजेट को नुकसान पहुंचा। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि 5000 कॉन्ट्रैक्ट मजदूर और करीब 2000 अज्ञात आरोपियों ने प्लांट में उपद्रव किया। पुलिस ने इस मामले में अब तक 149 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि कुछ अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया है। विस्टोन इंडिया की एमडी सुदीप्तो गुप्ता ने कहा कि नरसपुरा प्लांट में हुई घटना से कंपनी गहरे सदमे में है। हम कानून का पालन कर रहे हैं और जांच में अधिकारियों की मदद कर रहे हैं। हमारी टीम के सदस्यों की सुरक्षा और भलाई हमेशा हमारी शीर्ष प्राथमिकता रही है। कर्नाटक सरकार ने न सिर्फ घटना की आलोचना की, बल्कि उपद्रव में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। अगली बड़ी खबर बता दें, गर्भवती महिलाओं को टीके के लिए करना पड़ सकता है लंबा इंतजार। आपको बता दें, कोरोना वैक्सीन से उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। चिंता इस बात की है कि गर्भवती महिलाओं और ब्रेस्ट फीडिंग करा रही महिलाओं के लिए एक वैक्सीन कब आएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक जो वैक्सीन सामने आई हैं, उनमें से किसी का गर्भवती या ब्रेस्ट फीडिंग करा रही महिला पर परीक्षण नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। और आपको बता दें, टीका लगवाने की हड़बड़ी न करें, अपना बचाव करना होगा सबसे अहम। ब्रिटेन और अमेरिका समेत दुनिया के 6 देशों में फाइजर की वैक्सीन का प्रयोग होगा। इसी बीच विशेषज्ञों का कहना है कि फाइजर, ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका और मॉडर्ना की वैक्सीन किसी भी गर्भवती को नहीं दी जाएगी, क्योंकि इसका परीक्षण गर्भवती पर नहीं हुआ है। ब्रिटेन सरकार ने भी इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करते हुए कह दिया है कि गर्भवती को तब तक कोरोना का कोई टीका नहीं लगेगा जब तक उन पर परीक्षण के नतीजे नहीं आ जाते। आपको बता दें, वैज्ञानिकों का कहना है कि अब तक जो वैक्सीन सामने हैं, उनको तैयार करने में कोरोना के अंश का प्रयोग हुआ है। आशंका है कि अगर यह वैक्सीन गर्भवती को लगती है तो इसके दुष्प्रभाव से गर्भ में पल रहे बच्चे को स्वास्थ्य को लेकर नुकसान हो सकता है। गर्भ में पल रहे बच्चे का भरण पोषण मां के गर्भपाल से होता है। टीका लगने के बाद गर्भवती को कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसे मैनेज करने में हाई डोज की दवा से स्थिति और बिगड़ सकती है। तो दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर है, दुनिया भर में कोरोना के मामले 7.27 करोड़ के पार। अब तक 16 लाख से अधिक कोरोना मरीजों की मौत। आपको बता दें कि दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7.26 करोड़ से अधिक के आंकड़े को छू रही है। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 72,60,40,961 हो गई है। संक्रमण से अब तक कुल 16,20,758 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 50,08,64,820 लोग इस बीमारी को मात दे चुके हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका, भारत और ब्राजील में कोरोना वायरस के संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा असर अमेरिका, भारत और ब्राजील में देखने को मिला। बीते दिन दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। हालांकि अन्य देशों से इससे निपटने के लिए लगातार लॉकडाउन का सहारा लिया जा रहा है। इटली में सरकार ने क्रिसमस और नव वर्ष पर संक्रमण के बढ़ने की आशंका को देखते हुए 24 दिसंबर से 2 जनवरी तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। तो दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर है, जर्मनी में एक बार फिर से लॉकडाउन शुरू किया जा रहा है, लेकिन पहले की तरह इस बार के लॉकडाउन में सभी नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। 16 दिसंबर से 10 जनवरी तक रहने वाला लॉकडाउन जर्मनी के सभी 16 राज्यों में लागू होगा। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने प्रांतों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत के बाद रविवार को यह घोषणा की। इस दौरान ज्यादातर दुकानें, स्कूल, डे केयर सेंटर भी बंद रहेंगे। तो वहीं अगली बड़ी खबर है, कोरोना के कारण नहीं होगा संसद का शीतकालीन सत्र, जनवरी से शुरू होगा बजट सत्र। आपको बता दें, कोरोना वायरस महामारी और कृषि कानून को लेकर जारी किसानों के आंदोलन के बीच संसद सत्र जल्द ही शुरू हो सकता है। केंद्रीय संसदीय मंत्री
प्रहलाद जोशी द्वारा कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी को लिखे पत्र के अनुसार सरकार जनवरी से बजट सत्र को शुरू कर सकती है। बता दें कि कोरोना संकट के कारण इस बार संसद सत्र का शीतकालीन सत्र आयोजित नहीं किया गया है। ऐसा लंबे समय बाद हुआ है जब संसद का सत्र नहीं हो रहा है। इसी मामले को लेकर पिछले दिनों लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने संसदीय मंत्री को पत्र लिखा था। तो दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर पीएम मोदी अमित शाह ने किया नमन, बताया देश की एकता का प्रतीक। आपको बता दें, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लौह पुरुष के नाम से मशहूर सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 75वीं पुण्यतिथि है। 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात की खेड़ा में उनका जन्म हुआ था और 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें नमन किया। आपको बता दें, अमित शाह ने सरदार पटेल को भारत की एकता का प्रतीक बताते हुए कहा, सरदार पटेल जी का जीवन और व्यक्तित्व इतना विराट है जिसे शब्दों में पिरो पाना संभव नहीं है। सरदार साहब भारत की एकता और शक्ति के प्रतीक हैं। उन्होंने जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान कर एक अखंड भारत को आकार दिया। उनका दृढ़ नेतृत्व और राष्ट्र समर्पण सदैव हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। बता दें, सरदार पटेल ने देश की आज़ादी में तो अपना योगदान दिया ही, इसके अलावा उन्होंने देश को एक करने में भी अहम भूमिका निभाई। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तब देश में 550 से ज़्यादा छोटी बड़ी रियासतें थीं। इनमें से कई रियासतों ने आज़ाद रहने का फैसला किया था, लेकिन सरदार पटेल ने इन सबको मिलाकर अखंड भारत का निर्माण किया। तो दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर है, 5 महीने बाद कोरोना के दैनिक मामलों की संख्या 23,000 से कम। पिछले 24 घंटों में मिले 22,065 संक्रमित। बता दें, कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में हाल के दिनों में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है। भारत में करीब 5 महीने बाद कोविड-19 के 23,000 से कम नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 22,065 नए मामले रिपोर्ट किए गए। वहीं कोरोना वायरस से संक्रमण मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 94 लाख को पार कर गई है। मरीजों के ठीक होने की दर भी 95% से अधिक हो गई है। तो दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, कोरोना ने ऐसी कर दी वरुण धवन की हालत। फैंस भी उनका ये रूप देखकर हैरान। सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर। अभिनेता वरुण धवन इस समय क्वारंटीन में हैं। बीते दिनों अपनी फिल्म की शूटिंग के दौरान वह कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे। इसके बाद से वे अपने घर में क्वारंटीन हैं। हालांकि वरुण धवन अपने फैंस से लगातार सोशल मीडिया के जरिए जुड़े हुए हैं और उनके लिए खास तस्वीरें और वीडियो भी साझा करते रहते हैं। तो दोस्तों वही अगली बड़ी खबर है, ड्रग रैकेट में फंसी संजना गलरानी का जबरन कराया गया धर्म परिवर्तन। बता दें, सैंडलवुड ड्रग स्कैंडल में फंसी कन्नड़ एक्ट्रेस संजना गलरानी को बीते दिनों कर्नाटक हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। वह करीब 3 महीने तक जेल में बंद रही थी। जेल में वह बीमार हो गई थी और इसी के चलते उनके वकील ने हाईकोर्ट से जमानत का आग्रह किया था। तो दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, यमुना एक्सप्रेसवे पर आज से रफ्तार पर ब्रेक। जानेंगे कितनी होगी नई गति सीमा। ठंड के मौसम से घने कोहरे के कारण यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसे बढ़ जाते हैं। इसे देखते हुए यमुना प्राधिकरण ने गति सीमा पर ब्रेक लगाने का निर्णय लिया। 15 दिसंबर यानी आज से 15 फरवरी तक एक्सप्रेसवे पर वाहनों की रफ्तार घटा दी गई है। बता दें, अब कारों की रफ्तार 80 और भारी वाहनों की 60 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। अब तक हल्के वाहनों यानी कार आदि के लिए रफ्तार 100 और भारी वाहनों के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी। बताया गया कि गति सीमा का उल्लंघन करने पर वाहनों के चालान काटे जाएंगे। यमुना एक्सप्रेसवे ने प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बताया कि कोहरे के चलते हादसे रोकने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत पहला कदम वाहनों की गति सीमा को कम करना है। तो दोस्तों यह थी अब तक की सबसे बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।